अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द पार्ट 3 एंड द फाइनल पार्ट। और इसमें अभी हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है ना उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर्स में पूछी जाती है, MCQ वाइज, SCQ वाइज, वाइवा वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी में क्या देखना है कि क्या टाइम है, ठीक है, टाइम फ्रेम क्या है, उसके मैक्रोस्कोपिक मतलब ग्रॉस फीचर्स क्या हैं और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर इंजरी हुई है हमें और उसको अभी हुए 1 से 2 घंटे हुए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 और 2 आवर्स हुए हैं, तो इस टाइम पे हमारे पास किसी किस्म के मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक फीचर्स नज़र नहीं आएंगे। तो यही प्राइम टाइम है जिस टाइम पे हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि इस टाइम पे रिवर्सेबल इंजरी हुई है, मतलब कोई खास प्रोमिनेंट इंजरी नहीं हुई, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल इंजरी। क्योंकि अभी किसी किस्म का भी कोई मैक्रोस्कोपिक मसला नहीं आया, माइक्रोस्कोपिक मसला नहीं आया, तो इस टाइम पे हम इसे रिवर्सेबल इंजरी बोलेंगे, ठीक है। बट एज टाइम पासिस बाय, अगर टाइम गुजरता जाएगा तो हमारे लिए मुश्किल होती जाएगी इसको जज करना। अब 2 घंटे से फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा हो गया, 2 से 4 घंटे हो गए इसी चीज़ को, ठीक है। माना अभी हमारे पास किसी किस्म का भी मसला नहीं आ रहा, माइक्रोस्कोपिक में भी नहीं आ रहा और मैक्रोस्कोपिक में भी नहीं आ रहा, बट एक जगह पे थोड़ा मसला आ रहा है। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखें ना, तो इसमें क्या होगा, सार्कोलेमा जो होता है ना हमारे पास, ठीक है, सार्कोलेमल डिसरप्शन होना शुरू हो जाएगी। सार्कोलेमा में जब डिसरप्शन होना शुरू हो जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना हमारे पास, वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, स्वेल होना शुरू हो जाएंगे और वो अपना फंक्शन लूज़ करना शुरू कर देंगे। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस। अब पावर हाउस ही जब तबाह हो जाएगा तो लोड शेडिंग होना शुरू हो जाएगी। बट इस केस में लोड शेडिंग नहीं होगी, इस केस में इन्फ्रैक्शन होगा सीधा सीधा। तो ये बात याद रखनी है। प्रोमिनेंटली हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, माइक्रोस्कोप में भी नज़र आ रहा है, बट अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो सार्कोलीमा जो होते हैं ना उसकी डिसेप्शन होना शुरू हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी और इन्फ्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब 4 आवर्स से आगे चलते हैं। 4 आवर्स से लेकर अगर 12 आवर्स हो गए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ना डार्क डिस्कलरेशन होना शुरू नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, स्टार्ट ऑफ डार्क डिस्कलरेशन, ठीक है। हमें बज़ाहिर तौर पे डिस्कलरेशन नज़र आना शुरू हुई, जिसको क्या बोलते हैं, मॉटलिंग, ठीक है, मॉटलिंग, ठीक हो गया। और ये हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। बट अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखें ना, तो माइक्रोस्कोप में हमें क्या नज़र आना शुरू होगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस की स्टार्ट, ठीक है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अलॉन्ग विद हमें अडीमा नज़र आएगा थोड़ा बहुत, प्लस हैमरेज नज़र आएगा। HMG लिख रहा हूँ मैं हैमरेज को, ओके। तो 4 to 12 आवर्स में हमारे पास डार्क डिस्कलरेशन स्टार्ट होना शुरू, जिसको मॉटलिंग बोलेंगे, ठीक है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, एडिमा, और हमारे पास हैमरेजेस भी होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब 12 आवर्स से काम आगे निकल गया, 12 to 24 आवर्स हो गए हैं, एक पूरा दिन होने वाला है अब, ठीक है। आधा दिन से पूरा मतलब आधा दिन हो गया। तो इसमें आपके जो मॉटलिंग हो रही थी ना, अब वो और डार्क होना शुरू किया। डार्क मॉटलिंग मतलब डिस्कलरेशन गाढ़ी होना शुरू हो गया। और हमारे पास ना सेम वो ऊपर जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस थी वो स्टार्ट जो हो रही थी ना, वो अब ऑन गोइंग होना शुरू हो गई, अडीमा भी होना शुरू हो गया, ठीक है। हमारे पास हेमरेजेस भी हैं। इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ ऐड कर लेनी है, इसमें वो क्या होगा, कंट्रैक्शन बैंड जो होंगे ना, कंट्रैक्शन बैंड, उनकी भी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, कंट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या होगा, जो न्यूट्रोफिल्स होंगे ना, उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट होना शुरू होगी, ठीक है, वो आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन को वो शो कर रहे होंगे, ठीक हो गया। बट अब हमने ये रखना है कि 1 से 3 दिन हो गए, डेज़ पे अब आ रहे हैं हम, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अब ये जो मॉटलिंग थी ना, वो मॉटलिंग किस में कन्वर्ट हो गई, येलो टैन में। अब येलो डिस्कलरेशन होना शुरू हो गया, येलो टैन होना शुरू हो गया, ठीक है। बज़ाहिर तौर पे हमें येलो टैन नज़र आ रहा है, बट वो भी किस में नज़र आ रहा है, सेंटर में, ठीक है, ये याद रखना है।
सेंटर में येलो टैन। इसमें आपने ये याद रखना है कि इसमें आप क्या होगा, जब डेज ज़्यादा होते जाएंगे ना तो हमारे पास क्या होगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो थी ना, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है, वो अपने पीक पे पहुंच जाएगी। कोगुलेटिव नेक्रोसिस अपने पीक पे पहुंच चुकी है, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियस भी लॉस हो गए हैं, स्ट्राइएशंस भी लॉस हो गए हैं, बट हमारे पास एक और चीज़ हो गया, इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, इनफिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी किसकी, न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की कोगुलेटिव नेक्रोसिस होना शुरू होगी और इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब 3 से 7 डेज़ पे चलते हैं। मैं इसको एक दफ़ा बाद में रिपीट भी करता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया कि ये जो मॉटलिंग हो गई थी, येलो टैन हो गया था ना सेंटर में, अब क्या होगा कि जो येलो टैन था ना सेंटर में, इसके आगे पीछे क्या होना चाहिए, हाइपरीमिक बॉर्डर बनना शुरू हो जाएंगे। हाइपरीमिक मतलब रेड कलर के बॉर्डर बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बॉर्डर हो गए रेड कलर के, ये रेड हो गए, ठीक है। अंदर जो येलो टैन था वो सेंटर में रहेगा, बट एक और फीचर होगा कि ये सब कुछ सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्टनिंग होना शुरू हो जाएगी, ये याद रखना, ओके। सॉफ्टनिंग भी होना स्टार्ट होगी। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब ना 6 to 7 जब 3 to 7 डेज़ जब होना शुरू हो गया ना, यूजुअली 5 to 7 डेज़ में ना हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है कि फैगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड सेल्स, जो डेड हो रहे थे ना सेल्स, उनकी फैगोसाइटोसिस स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फैगोसाइटोसिस कौन करते हैं आपको पता है, मैक्रोफेजेस करते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, अब मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब यही बात आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है 7। अच्छा, अब 7 to 10 डेज़ पे आ जाए। 7 to 10 डेज़ में क्या हो गया, अब ना जो हमारे पास येलो टैन था ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। ये जो येलो टैन बना था ना ये सेंटर में ही होगा, बट ये मैक्सिमम हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे पीछे जो था ना वो रेड मार्जिन्स थे ना, अब वो डिप्रेस होना चाहिए। जो इसके हाइपरीमिक मार्जिन्स थे ना, हाइपरीमिक मार्जिन्स या जो हाइपरीमिक बॉर्डर्स थे वो रेड कलर के थे ना, अब वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिप्रेस, ठीक है। ये इनकी डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगी। बट अब क्या होगा, फैगोसाइटोसिस के साथ इधर फैगोसाइटोसिस साथ साथ चल रही है, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या होगा, फिब्रोवैस्कुलर ग्रैनुलेशन शुरू हो जाएगी, फिब्रोवैस्कुलर ग्रैनुलेशन, यानी ग्रैनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा, बट किधर, बॉर्डर्स पे, ठीक है, या मार्जिन्स पे। तो ये आपके पास 7 to 10 डेज़ में स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने याद रखना 10 to 14 डेज़ में क्या होना शुरू हो जाएगा। 10 to 14 डेज़ में क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास बॉर्डर्स थे ना वो अब क्या होना शुरू होंगे, रेड ग्रे होना शुरू हो जाएंगे, रेड ग्रे बॉर्डर्स, ठीक है। और जो इन्फ्राक्ट था ना, जो सेंटर में इन्फ्राक्शन था वो डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक होगा, डिप्रेशन। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ प्रॉपर बन गया होगा, इसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू प्रॉपर बन गया, प्लस उसके अंदर न्यू ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स थी न्यू उसके अंदर, प्लस उसके अंदर क्या थे, कॉलेजन भी था, कॉलेजन भी अबंडेंट था उसके अंदर। ये आपने बात याद रखनी है। 10 दिनों पे, 10 दिन जब आ जाएंगे ना तो 10 में क्या होगा, न्यू ब्लड वेसल्स भी बन जाएंगी और हमारे पास कॉलेजन डिपॉजिट भी होना शुरू हो जाएगा। अब आगे वीक्स की बात आ जाएगी, 2 to 8 वीक्स। अब वीक्स ज़्यादा कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अब ये जो रेड ग्रे था ना, अब ये क्या हो जाएगा, ग्रे वाइट स्कार बन जाएगा। अब आप खुद बताएं ग्रे वाइट स्कार क्यों बनेगा, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, कॉलेजन ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, कॉलेजन की डिपॉजिट ज़्यादा होगी, बट हमारे पास क्या होगा, एक चीज़ ज़्यादा होगी एक चीज़ कम होगी, ये आपने याद रखना है। 2 to 8 वीक में एक चीज़ ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्या होगा, कॉलेजन, कम क्या हो जाएगा, सेलुलैरिटी,
सेलुलैरिटी कम हो जाएगी, ग्रे वाइट स्कार बन गया, ठीक है। और ये क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा, प्रोग्रेस करेगा कोर ऑफ इन्फेक्शन की तरफ, ठीक है। मैं अभी आपको ना इसको बना के भी दिखाता हूँ कि आपने इसको इस तरह याद रखना है कि ये अगर आपका येलो स्कार था ना, ठीक है, और ये अंदर डिप्रेस हुआ हुआ था, तो इसके जो मार्जिन रेड थे ना, अब वो क्या हो गए, ग्रे वाइट हो गए, और वो उसको अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि उस स्कार को लिमिटाइज कर रहे हैं, ग्रेनुलेशन बन चुका है और वो उसको अभी लिमिटाइज कर रहे हैं। अब आ जाएगा, अगर ये काम सब कुछ 2 मंथ से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 2 मंथ्स तक अगर ये ग्रेटर देन 2 मंथ्स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, स्कारिंग जो थी वो कंप्लीट हो जाएगी, स्कारिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी, प्लस हमें क्या नज़र आएगा, डेंस कोलेजन स्कार। तो ये आपने याद रखना है कि इसको किस तरीके से करना है। मैं भी आपको इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर हमारे पास ज़ीरो, मतलब अभी अभी हार्ट अटैक हुआ है या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हुआ है, तो क्या होगा, 1 से 2 घंटे के दौरान कोई चेंज ना नज़र आएगा माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस में, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे रिवर्सिबल इंजरी। यहाँ तक रिवर्सिबल इंजरी है, इसके बाद जितना कुछ स्टार्ट होगा इट विल बी इनरिवर्सिबल। 2 से 4 घंटों के अंदर हमें माइक्रोस्कोपिक ग्रॉस में नहीं नज़र आएगा, बट अगर हम हैवी माइक्रोस्कोप से देखेंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या बहुत ही एडवांस किस्म के लाइट माइक्रोस्कोप, तो हमें सार्कोलिमा में डिस्रप्शन नज़र आएगी और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वेल होना शुरू हो जाएगा, ताकि मतलब इसे पता चल जाएगा कि हमारे पास इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। अब अगर 4 to 12 आवर्स हो गए ना, तो हमारे पास मॉटलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब डिस्कलरेशन स्टार्ट हो रही है, और कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी स्टार्ट हो रही है, एडीमा भी स्टार्ट हो रहा है, और हेमरेज भी। मतलब अगर 4 to 12 में सब चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, और 12 to 24 आवर्स में हर चीज़ प्रिजिस्ट कर रही है, और वो चीज़ उधर प्रोग्रेस कर रही है और ऑन गोइंग चल रही है। लाइक मॉटलिंग जो थी वो भी डार्क हो गया, हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी हो रही है, बट इसमें क्या हो रहा है कि नेक्रोसिस के साथ और ऑन गोइंग कौन सी नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया, कंट्रैक्शन बैंड की नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया, और न्यूट्रोफिल्स भी आना शुरू हो गया। जब 1 से 3 दिन हो गया ना, तो मॉटलिंग ने क्या बना दिया, एक ही सेंटर में येलो कलर का टैन बना दिया, जिसको हम बोलेंगे मॉटलिंग सेंटर या येलो टैन भी बोल सकते हैं। अब इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी स्टार्ट हो गया और न्यूट्रोफिल्स ने भी आना शुरू कर दिया। अब 3 से जो 7 डेज़ है ना, वो इंपॉर्टेंट है, और उससे ऑनवर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट ही डेज़ के बाद ही कर रहा होता है। तो 3 to 7 डेज़ में क्या होगा, हाइपरीमिक बॉर्डर्स होंगे रेड कलर में, और येलो टैन होगा जो कि सॉफ्ट हो रहा होगा, और वो सेंटर में होगा। अब सॉफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि साथ साथ ही फेगोसाइटोसिस भी स्टार्ट हो गई है, मैक्रोफेज आना शुरू हो गया, तो वो उसको क्लियर अप कर रहे हैं, तो वो जगह सॉफ्ट होना शुरू हो गया। 7 to 10 डेज़ में क्या होगा, टैन जो था वो मैक्सिमम सॉफ्ट हो जाएगा, और हाइपरीमिक बॉर्डर जो थे ना, वो डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। वो डिप्रेस होंगे तब भी उन्हीं की जगह पे न्यू स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा। और अच्छा, अब वो डिप्रेस होने की वजह यही बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फाइब्रोवेस्कुलर ग्रैनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो गया, इस वजह से। अब 10 to 14 डेज़ में क्या होगा कि जो रेड ग्रे बॉर्डर था ना, और इन्फ्राक जो था वो डिप्रेस होना शुरू होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू बन गया, न्यू वेस्कुलर टिश्यूज़ बन गए, और कॉलेजन आ गया। कॉलेजन की वजह से भी उसके कलर में चेंज आना शुरू हो गया। अब 2 to 3 डेज़ जो है ना, 2 to 8 वीक्स जो हैं, उसमें ग्रे वाइट स्कार बनना शुरू हो जाएगा, जो हमारे पास क्या होगा, सेंट्रली मूव कर रहा होगा, और वो हमारे पास लिमिटाइज कर रहा होगा जो सेंट्रल येलो टैन था ना उसको। अब इसमें एक चीज़ ज़्यादा होगी, एक चीज़ कम होगी। ज़्यादा क्या होगी, कॉलेजन ज़्यादा होगा, और सेलुलैरिटी कम होना शुरू होगी। जितने सेल्स थे वो क्लियर होना शुरू होंगे, फैगोसाइट्स उन्हें क्लियर करना शुरू कर देंगे। और जब 2 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो स्कारिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, फाइब्रोसिस भी कंप्लीट हो जाएगी, और हमारे पास डेंस कोलेजन स्कार बच जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसी तरीके से याद करना है, और पेपर में आए तो इसी तरीके से ही लिखना, ठीक है। और अगर आप को कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और